नेहरू और अब्दुल्ला के नाम पर रखे गए संस्थानों के नाम बदले जा रहे हैं और इन बदलाव की वजह से फ़ारूक अब्दुल्ला भड़क गए। फ़ारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर आरोप लगाया और पूछा कि श्रीलंका से अगर हम देखें जो व्यवहारिक आपका डिप्लोमेसी है वो कैसी चल रही है, चाइना के साथ कैसे चल रहा है, इस टाइप के उन्होंने कई सारे सवाल पूछे हैं। आपको बता दें श्रीनगर से लोकसभा सांसद फ़ारूक ने कहा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला लोगों के दिलों में रहते हैं, वो उन्हें उनके दिलों से कैसे हटा सकते हैं। मतलब बीजेपी। कांग्रेस तो आप जानते हैं काफ़ी सारे मजे ले रही है। नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फ़ारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के नाम पर रखे गए संस्थानों के नाम बदल रही है, लेकिन उन्हें इतिहास से नहीं मिटाया जा सकता। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का नाम हटा सकते हैं। उन्होंने पाठ्य पुस्तकों से मुग़ल शासन का अध्याय हटा दिए, लेकिन वे इतिहास से मुग़लों को कैसे मिटाएंगे। फ़ारूक ने कहा कि जब मेरे बच्चे और आपके बच्चे ताजमहल देखेंगे और पूछेंगे कि इसे किसने बनवाया तो क्या कहोगे। राहुल गांधी के बयान पर भी पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारूक अब्दुल्ला ने कुछ बयान दिया है। क्या बयान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख अब्दुल्ला के नाम पर रखे गए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का नाम बदलने के बारे में पूछे जाने पर श्रीनगर से लोकसभा सांसद फ़ारूक ने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला लोगों के दिलों में रहते हैं, वे उन्हें वहाँ से नहीं हटा सकते। फ़ारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला थे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से शेख अब्दुल्ला का लोकप्रिय नाम शेर हटा दिया है। दिल्ली में 14 अगस्त से आधिकारिक तौर पर नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया। चीन द्वारा लद्दाख में भारतीय ज़मीन पर कब्जा करने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वह जानते हैं कि चीनी हमारी ज़मीन पर बैठे हैं। फ़ारूक ने कहा कि आप ये राहुल गांधी से पूछें कि फ़ारूक अब्दुल्ला ने ऐसा कुछ कहा है या नहीं कहा है। मुझे पता है कि वे हमारी ज़मीन पर बैठे हैं। अब तक 19 दौर की डिप्लोमेटिक बातचीत हो चुकी है। वे कब वापस जाएंगे, मतलब चीनी कब वापस जाएंगे जो गलवान वैली में वो आ गए। राजन का कहना है कि भारत में फ़ोन सिर्फ असेंबल ही तो हो रहे हैं और क्या नया बड़ा हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में चाइना नंबर 1 है फ़ोन को असेंबल करने में, वहीं भारत सेकंड नंबर पे आ गया है। रेल मंत्री वैष्णव का जवाब है अर्थशास्त्री नेता बनकर अपना इकोनॉमिक सेंस भूल जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई कितना ही पढ़ा लिखा है और जैसे वो नेता नगरी करने लगता है तो बस अपनी उसे नेता नगरी चमकाने के लिए चाहे देश विरोधी बयान देने पड़े वो देने से नहीं चूकता है और वो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त है ना कहलाने की कोशिश करते हैं। आजकल कुछ लोग मोटरसाइकिल लेकर के ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें तो बयानबाजी करनी है। लोगों को लग रहा है कि वो कहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, इतनी हिम्मत नहीं। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि जब अच्छे अर्थशास्त्री नेता बनते हैं तो अपना इकोनॉमिक सेंस भूल जाते हैं। रघुराम राजन नेता बन गए हैं, अब उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए और राजनीतिक गतिविधियों में भाग भी लेना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि वो कितने बुद्धिमान हैं। रघुराम राजन ने कहा क्या है। रघुराम राजन ने कहा कि प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव PLI स्कीम के तहत भारत में मोबाइल फ़ोन नहीं बनाए जा रहे हैं, उन्हें बस असेंबल किया जा रहा है। राजन के इसी बयान पर वैष्णव ने सवाल का जवाब देते हुए ये कहा कि जिसके जवाब में उन्होंने ये बात कही। क्या कहा। राजन किसी और की तरफ से शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं। मतलब शैडो बॉक्सिंग तो आप समझ सकते हैं। वैष्णव ने कहा राजन किसी और की तरफ से शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। शैडो बॉक्सिंग में हवा में पंच मारे जाते हैं, मतलब कुछ भी बोल दो हो गया तो मुद्दा बन जाएगा। इसमें लड़ने के लिए कोई विरोधी नहीं होता। राजन को जब राजनीति करनी है तो खुलकर सामने आना चाहिए। राजन इसी साल
जनवरी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हो चुके हैं। तो आप इशारा समझ ही गए होंगे कि किसके लिए बॉक्सिंग कर रहे हैं अंधेरे में। सभी देशों ने असेंबलिंग का रास्ता अपनाया है और रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वैष्णव ने कहा कि हर देश जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण शुरू किया है उसने पहले कंप्लीटली नॉक्ड डाउन CKD, सेमी नॉक्ड डाउन SKD को लाने का और प्रोडक्ट को असेंबल करने का मार्ग अपनाया है। इसके अलावा सिस्टम के उत्पादन के बाद विभिन्न घटकों का उत्पादन होता है। अब वैष्णव ने ये भी कहा कि अगले 2 साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 30% वैल्यू एडिशन हासिल कर सकता है। इसके अलावा 3 कंपनियां देश में मोबाइल फ़ोन की कंपोनेंट्स बनाएंगी। आज ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि किसी भी देश की वैल्यू एडिशन 40% से ज़्यादा नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि देश में फ़ोन प्रोडक्शन की कई स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले फ़ोन की असेंबलिंग होती है, फिर पार्ट्स बनाए जाते हैं और बाद में पूरे सिस्टम बनने लगते हैं। इस तरीके से कोई प्रक्रिया आगे बढ़ती है। 15 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने रघुराम राजन का एक इंटरव्यू लिया था और राहुल गांधी ने राजन से कहा था कि आज की दुनिया में सब जगह नफरत फैली है। यूक्रेन से लेकर के कई जगह देख लीजिए तो भारत इसमें दुनिया को दिशा दे सकता है। भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस पर राजन ने कहा कि लोकतंत्र हमारी ताकत है। बहुत से देश हमारे काफ़ी सारे देश हैं जो भारत की ओर देखते हैं। और आप तो जानते ही होंगे RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की भविष्यवाणी है कि अगला साल देश की इकोनॉमी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और रघुराम राजन की अगर हम बात करें तो राहुल के साथ बातचीत में रघुराम राजन ने यही कहा था कि 2023 काफ़ी मुश्किल होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजन ने कहा कि इस साल दिक्कतें थीं, ग्रोथ स्लो है, भारत का एक्सपोर्ट कम है, कमोडिटी की महंगाई है और महंगाई विकास में बाधक है। समस्या इकोनॉमी ग्रोथ के नंबर्स की है। कोरोना के बाद दिक्कतें बढ़ी हैं और हमारी विकास दर को कम किया है। कोरोना महामारी से पहले भी हमारी विकास दर कम थी, हमने इसे पैदा किया है, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश। चीनी महत्वाकांक्षा की निगरानी, प्रमुख देशों को समय से एक सुनियोजित रणनीति बनानी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि चीनी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि वो अपने आसपास की टेरिटरी और लोगों को खूब सता रहा है। जितना मन करता है उतना सता रहा है। चीन और ताइवान के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं, पूरी वर्ल्ड में देख सकते हैं। उसने कितने फाइटर जेट अभी 2-3 दिन पहले उसने भेज दिए। चीन और ताइवान के रिश्ते अगर हम देखें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तस्वीर है और बहुआयामी प्रकृति की है। मतलब इतनी सारी कॉम्प्लेक्सेस हैं कि समझना बहुत मुश्किल है, जिसमें राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। छुटपुट सैन्य गतिविधियों तो चीन के द्वारा करवाई जाती रहती हैं। इस टकराव में एक उदाहरण मात्र है, लेकिन दोनों के बीच यह भू राजनीतिक टकराव बहुत लंबे समय से चला रहा है। ऐसा नहीं कि आज की समस्या है। ताइवान पर कंट्रोल की चीन की चाह के पीछे कई सारे कारण हैं और वही उन कारणों को मुझे डिस्कस करना है। चीन एक बार फिर ताइवान को धमकाने की मुद्रा में है। उसकी ताज़ा बौखलाहट ताइवानी उपराष्ट्रपति विलियम लाई को लेकर बढ़ी है। हालांकि चीन ताइवान के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को एक नागरिक की तरह ही मानता है और चीनी नागरिक की तरह मानता है। वो हालांकि कोई उसे रजिस्टर नहीं करता, कोई तवज्जो नहीं देता। अपनी पराग्वे यात्रा के दौरान लाई ने अमेरिका में कुछ भी समय के लिए पड़ाव डाला था, कुछ समय के लिए, और इससे चीन चिढ़ गया। लाई ताइवान में अगले राष्ट्रपति के प्रमुख दावेदार के रूप में उभर कर आ रहे हैं। चीनी सेना ने लाई के अमेरिकी दौरे को ताइवान की स्वतंत्रता के समर्थकों द्वारा विदेशी सहायता मांगना करार देते हुए इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली है। चेतावनी ऐसी कि थर थर काँपने लगेगा ताइवान। चीनी सेना ने युद्ध की तैयारियों से जुड़ी धमकियां भी दी हैं। ताइवान की सीमा के इर्द गिर्द चीन की ओर से सैन्य गतिविधियां चलाना बहुत आम बात हुई है। ऐसा नहीं है। चीन वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है कि वो उसका सोवरन कंट्री है। बल्कि वास्तविकता तो यही है कि 1949 से ताइवान स्वतंत्र रूप से शासित रहा है, मतलब अलग रहा है। इसके बावजूद 70 साल, 71 साल, 74 साल के बावजूद चीन अपनी आदत से बाज नहीं आता और ताइवान के आसपास सामरिक चढ़ाई की मुद्रा में रहता है और उसके समर्थन में सुर मिलाने वाले देशों को भी तो कमी नहीं है, उसे भी धमकाता है।
चीन और ताइवान के रिश्तों की तस्वीर बड़ी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें राजनीतिक और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब ताइवान पर नियंत्रण करने से होगा क्या कि चीन का मानना है ताइवान पर कब्जे के साथ वह अमेरिका की द्वीप श्रृंखला रणनीति को निष्प्रभावी कर देगा, क्योंकि ताइवान चीन और पश्चिम प्रशांत महासागर के बीच एक दीवार का काम करता है। यदि चीन ताइवान पर काबिज हो जाता है तो एशिया के प्रमुख सामुद्रिक मार्गों पर उसे बढ़त हासिल हो जाएगी। ये पूरी दुनिया के देशों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा और हमें अपने व्यापार के लिए चीन को टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स वसूलेगा, अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करेगा, जिसका वह लाभ उठाएगा। एक पहलू आर्थिक हितों का भी है। ताइवान विश्व का सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा महाशक्ति के रूप में उभर करके आया है। ऐसे में उस पर नियंत्रण के साथ चीन का विश्व के कई प्रमुख उद्योगों पर वर्चस्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा, दादागिरी बढ़ जाएगी। ताइवान की प्रति व्यक्ति जीडीपी चीन की तुलना में 3 गुना अधिक है, जो उसकी समृद्धि को दर्शाती है। जाहिर है कि चीनी कंपनियों के लिए वहाँ अपार पॉसिबिलिटीज़ हैं और ताइवान को लेकर चीन की जिद का एक कारण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक भी है। एक समय चीनी गणराज्य और गणतंत्र का हिस्सा रहा है ताइवान। 1949 में चीनी गृह युद्ध के बाद स्वतंत्र हो चुका था। चीनी आज तक उसे इस स्वतंत्रता का अस्तित्व को पचा नहीं पाए। यही कारण है कि उसे चीन का हिस्सा बनाना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है। स्वाभाविक है कि चीन में आंतरिक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इसके गहरे निहितार्थ हैं, मतलब कुछ न कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं। ताइवान पर चीन रह रहकर जिस प्रकार आंखें तरेरता रहता है, उससे एक प्रश्न यही खड़ा होता है कि चीनी हमले की स्थिति में क्या ताइवान अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ताइवान ने अपनी सामरिक तैयारियां की हैं, लेकिन बाहरी मदद के बिना चीन का मुकाबला करना और ताइवान के बस में नहीं है। उसकी क्षमता बहस का विषय है। चीनी मिसाइल, हवाई हमले और साइबर आक्रमण जैसे तत्कालिक खतरों से निपटने के लिए ताइवानी सेना ने मोर्चा तो तैयार किया है, लेकिन आप समझ सकते हैं ताइवान रिलेशंस एक्ट के जरिए अमेरिका ने ताइवान के सामूहिक आत्मरक्षा अधिकार को मान्यता भी दे रखी है और बहुत सारे हथियार भी सप्लाई किए हैं, जैसा कि वो यूक्रेन को कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने ताइवान के साथ कोई परस्पर सामरिक समझौता तो नहीं किया, लेकिन किसी बाहरी हमले की स्थिति में उसकी सहायता का प्रावधान किया हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने अपने कुछ हालिया बयानों में भी ताइवान की रक्षा को लेकर सामूहिक हितों को ध्वनित किया है, मतलब जोर दिया है। ताइवान पर किसी हमले की स्थिति में भारत को भी विशेष रूप से चौकस रहना होगा और एक व्यापक रणनीति तैयार करनी होगी, जो ठोस रणनीति को विशेष रूप से दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते हुए दखल को देखते हुए भौगोलिक और सामुद्रिक दोनों स्तर पर निगाह रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही कूटनीतिक मोर्चे पर भारत प्रमुख देशों के साथ मिलकर शांति एवं स्थिरता के लिए प्रयास करे, ताकि एक तरफा चीनी आक्रामकता की आशंका को कमज़ोर किया जा सके। भारत के लिए ये भी आवश्यक होगा कि वह ताइवान पर चीनी हमले की स्थिति में आर्थिक मोर्चे पर उभरने वाले परिदृश्य से निपटने की भी तैयारी करें कि किस टाइप की आर्थिक परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं अगर चाइना ने ताइवान को अटैक कर लिया। देखो, चाइना ताइवान के ऊपर 100% अटैक करेगा, पर ये चाहे साल भर में, 2 महीने में, 1 महीने में, 10 साल में वो करेगा। ताइवान वैश्विक कंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का प्रमुख खिलाड़ी है, खासतौर से जन्नत किस्म की चिप निर्माण का महारथी है और विश्व की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी TSMC इस प्रमुख तकनीकी के मामले में ताइवान को निर्णायक बढ़त दिलाती है। यदि ताइवान पर कोई चीनी हमला होता है तो विश्व से सेमीकंडक्टर आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित भी हो सकती है। इससे कई क्षेत्रों की तमाम कंपनियां और विभिन्न उत्पादों का निर्माण प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि आज विनिर्मित होने वाले वस्तुओं में व्यापक रूप से चिप का इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर आपूर्ति बिगड़ने के गहन आर्थिक दुष्प्रभाव भी होंगे और इसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि अनिवार्य हो गया है कि विश्व के प्रमुख देश ताइवान में चीन के किसी भी राजनीतिक एवं सैन्य दुस्साहस से निपटने के लिए एक सुविचारित रणनीति को तैयार करें। इससे ताइवान पर एक तरफा कार्रवाई की चीनी हसरत पर अंकुश लगेगा। भारत भले ही मलक्का स्ट्रेट के पूर्व में व्यापक सैन्य प्रभाव न बढ़ाए, लेकिन वह चीन की किसी सामुद्रिक सैन्य आक्रामकता को रोकने में अपनी भू रणनीतिक स्थिति का लाभ अवश्य ले सकता है। जब विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती दी जा
रही है, तब यह दुनिया भर के लोकतंत्रियों का, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उन्हें ये दायित्व बनता है कि वो ताइवान की सपोर्ट करें। ताइवान की जो आपका सॉवरेनिटी है उसे सपोर्ट करके एकजुट हों, जिससे चीन की आक्रामकता पर अंकुश लगेगा। ताइवान में समय के साथ जो लोकतंत्र सशक्त एवं परफेक्ट हुआ है, उसकी सुरक्षा आवश्यक है। जय हिंद। नेहरू और अब्दुल्ला के नाम पर रखे गए संस्थानों के नाम बदले जा रहे हैं और इन बदलाव की वजह से फारूक अब्दुल्ला भड़क गए। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर आरोप लगाया और पूछा कि श्रीलंका से अगर हम देखें जो व्यवहारिक आपका डिप्लोमेसी है वो कैसी चल रही है, चाइना के साथ कैसे चल रहा है, इस टाइप के उन्होंने कई सारे सवाल पूछे हैं। आपको बता दें, श्रीनगर से लोकसभा सांसद फारूक ने कहा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला लोगों के दिलों में रहते हैं, वो उन्हें उनके दिलों से कैसे हटा सकते हैं। मतलब बीजेपी। कांग्रेस तो आप जानते हैं काफ़ी सारे मजे ले रही है। नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के नाम पर रखे गए संस्थानों के नाम बदल रही है, लेकिन उन्हें इतिहास से नहीं मिटाया जा सकता। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का नाम हटा सकते हैं। उन्होंने पाठ्य पुस्तकों से मुगल शासन का अध्याय हटा दिए, लेकिन वे इतिहास से मुगलों को कैसे मिटाएंगे। फारूक ने कहा कि जब मेरे बच्चे और आपके बच्चे ताजमहल देखेंगे और पूछेंगे कि इसे किसने बनवाया तो क्या कहोगे। राहुल गांधी के बयान पर भी पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कुछ बयान दिया है। क्या बयान है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख अब्दुल्ला के नाम पर रखे गए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का नाम बदलने के बारे में पूछे जाने पर श्रीनगर से लोकसभा सांसद फारूक ने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला लोगों के दिलों में रहते हैं, वे उन्हें वहाँ से नहीं हटा सकते। फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला थे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से शेख अब्दुल्ला का लोकप्रिय नाम शेर हटा दिया है। दिल्ली में 14 अगस्त से आधिकारिक तौर पर नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया। चीन द्वारा लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वह जानते हैं कि चीनी हमारी ज़मीन पर बैठे हैं। फारूक ने कहा कि आप ये राहुल गांधी से पूछें कि फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा कुछ कहा है या नहीं कहा है। मुझे पता है कि वे हमारी ज़मीन पर बैठे हैं। अब तक 19 दौर की डिप्लोमेटिक बातचीत हो चुकी है। वे कब वापस जाएंगे, मतलब चीनी कब वापस जाएंगे जो गलवान वैली में वो आ गए। राजन का कहना है कि भारत में फ़ोन सिर्फ असेंबल ही तो हो रहे हैं और क्या नया बड़ा हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में चाइना नंबर 1 है फ़ोन को असेंबल करने में, वहीं भारत सेकंड नंबर पे आ गया है। रेल मंत्री वैष्णव का जवाब है अर्थशास्त्री नेता बनकर अपना इकोनॉमिक सेंस भूल जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई कितना ही पढ़ा लिखा है और जैसे वो नेता नगरी करने लगता है तो बस अपने उसे नेता नगरी चमकाने के लिए चाहे देश विरोधी बयान देने पड़े, वो देने से नहीं चूकता है और वो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त है ना कहलाने की कोशिश करते हैं। आजकल कुछ लोग मोटरसाइकिल लेकर के ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तो बयानबाजी करनी है। लोगों को लग रहा है कि वो कहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, इतनी हिम्मत नहीं। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि जब अच्छे अर्थशास्त्री नेता बनते हैं तो अपना इकोनॉमिक सेंस भूल जाते हैं। रघुराम राजन नेता बन गए हैं, अब उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए और राजनीतिक गतिविधियों में भाग भी लेना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि वो कितने बुद्धिमान हैं। रघुराम राजन ने कहा क्या है? रघुराम राजन ने कहा कि प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव PLI स्कीम के तहत भारत में मोबाइल फ़ोन नहीं बनाए जा रहे हैं, उन्हें बस असेंबल किया जा रहा है। राजन के इसी बयान पर वैष्णव ने सवाल का जवाब देते हुए ये कहा कि जिसके जवाब में उन्होंने ये बात कही। क्या कहा? राजन किसी और की तरफ से शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं, मतलब
शैडो बॉक्सिंग तो आप समझ सकते हैं। वैष्णव ने कहा राजन किसी और की तरफ से शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। शैडो बॉक्सिंग में हवा में पंच मारे जाते हैं, मतलब कुछ भी बोल दो हो गया तो मुद्दा बन जाएगा। इसमें लड़ने के लिए कोई विरोधी नहीं होता। राजन को जब राजनीति करनी है तो खुलकर सामने आना चाहिए। राजन इसी साल जनवरी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हो चुके हैं। तो आप इशारा समझ ही गए होंगे कि किसके लिए बॉक्सिंग कर रहे हैं अंधेरे में। सभी देशों ने असेंबलिंग का रास्ता अपनाया है और रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वैष्णव ने कहा कि हर देश जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण शुरू किया है उसने पहले कंप्लीटली नॉक्ड डाउन CKD, सेमी नॉक्ड डाउन SKD को लाने का और प्रोडक्ट को असेंबल करने का मार्ग अपनाया है। इसके अलावा सिस्टम के उत्पादन के बाद विभिन्न घटकों का उत्पादन होता है। अब वैष्णव ने ये भी कहा कि अगले 2 साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 30% वैल्यू एडिशन हासिल कर सकता है। इसके अलावा 3 कंपनियां देश में मोबाइल फ़ोन की कंपोनेंट्स बनाएंगी। आज ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि किसी भी देश की वैल्यू एडिशन 40% से ज़्यादा नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि देश में फ़ोन प्रोडक्शन की कई स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले फ़ोन की असेंबलिंग होती है, फिर पार्ट्स बनाए जाते हैं और बाद में पूरे सिस्टम बनने लगते हैं। इस तरीके से कोई प्रक्रिया आगे बढ़ती है। 15 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने रघुराम राजन का एक इंटरव्यू लिया था। राहुल गांधी ने राजन से कहा था कि आज की दुनिया में सब जगह नफरत फैली है। यूक्रेन से लेकर के कई जगह देख लीजिए तो भारत इसमें दुनिया को दिशा दे सकता है। भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस पर राजन ने कहा कि लोकतंत्र हमारी ताकत है। बहुत से देश हमारे काफ़ी सारे देश हैं जो भारत की ओर देखते हैं। और आप तो जानते ही होंगे RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की भविष्यवाणी है कि अगला साल देश की इकोनॉमी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और रघुराम राजन की अगर हम बात करें तो राहुल के साथ बातचीत में रघुराम राजन ने यही कहा था कि 2023 काफ़ी मुश्किल होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजन ने कहा कि इस साल दिक्कतें थीं, ग्रोथ स्लो है, भारत का एक्सपोर्ट कम है, कमोडिटी की महंगाई है और महंगाई विकास में बाधक है। समस्या इकोनॉमी ग्रोथ के नंबर्स की है। कोरोना के बाद दिक्कतें बढ़ी हैं और हमारी विकास दर को कम किया है। कोरोना महामारी से पहले भी हमारी विकास दर कम थी, हमने इसे पैदा किया है, मतलब आगे बढ़ने की